अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा दूसरा लेक्चर है। इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं आपको इंट्यूबेशन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मेरा एक और लेक्चर था, वो वेंटिलेटर के बारे में था, वेंटिलेटर एंड मोड्स ऑफ वेंटिलेटर। इस लेक्चर में हम इंट्यूबेशन को डिस्कस करेंगे। इंट्यूबेशन जैसे है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ETT। तो जैसे नाम से जाहिर है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, एंडो मतलब अंदर और ट्रेकियल यानी कि ट्रेकिया के अंदर हम एक ट्यूब डाल रहे हैं, तो इसको कहते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। इसकी अलग इंडिकेशन होती है। जैसे हम मरीज़ को वेंटिलेटर पर डालते हैं तो वेंटिलेटर पर डालने की कुछ इंडिकेशन होती है। वो इंडिकेशन मैं आपको बताऊंगा, कुछ बता दूंगा, अगर कुछ कमी है तो कोई दूसरा बंदा ऐड कर सकते हैं। जैसे एक पेशेंट है, उसको जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 45 से अबव है, तो वो भी इंट्यूबेशन के क्राइटेरिया में आता है। सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो वो भी एक इंट्यूबेशन का क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें भी इंट्यूबेशन की नीड पड़ती है। इसके अलावा जो है बाकी अगर हाइपर कार्बिया है, जैसे PCO2 लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें भी इंट्यूबेशन की नीड पड़ती है। एस्पिरेशन से बचाने के लिए पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है। ये सारी तकरीबन और भी बहुत सारी इंडिकेशन बनती है अलग अलग। पॉइजनिंग में अक्सर इंट्यूबेशन की नीड पड़ती है। लेकिन इसके अलावा GCS अगर लेस देन 7 हो तो तब आपको मरीज़ को इंट्यूबेट करना पड़ता है। इसके अलावा ये जैसे ये इंडिकेशन मैंने बताई, इसके अलावा बाकी पैरामीटर भी देखने पड़ते हैं। अगर सारे पैरामीटर मैच करते हैं और इंट्यूबेशन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इंट्यूबेशन है वो असल में काम है एनेस्थीसिया वालों का। एनेस्थीसिया डॉक्टर इंट्यूबेशन करता है। तो जैसे ये मैं एक ETT ट्यूब लेके आया हूँ, यह आपको फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको ETT ट्यूब डालते हैं। तो जैसे मैंने ये सारी आपको इंट्यूबेशन बता दी, तो इसके जो है इंट्यूबेशन ये दो टाइप की होती है। एक इलेक्टिव इंट्यूबेशन होती है और एक इमरजेंसी इंट्यूबेशन होती है। इलेक्टिव इंट्यूबेशन वो प्री प्लान होती है कि इस मरीज़ को हमने इंट्यूबेट करना है, और इमरजेंसी इंट्यूबेशन ऐसी होती है कि जैसे एक पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया तो उसको हम जो है फिर इंट्यूबेट करते हैं। वो इमरजेंसी इंट्यूबेशन होती है। फ़ौरन से एनेस्थीसिया को कॉल दी जाती है, कॉड ब्लू होता है और उसी दौरान जो है मरीज़ को इंट्यूबेट कर दिया जाता है। तो ये दो टाइप्स हो गई। बाकी इसके अलावा जो बंदा इंट्यूबेशन करता है, इसके अलावा एक इंडिकेशन ये भी है कि जैसे हम पेशेंट को GA देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, तो उससे पहले हम मरीज़ को इंट्यूबेट करते हैं। तो उससे पहले वो एक असेसमेंट करते हैं। वो असेसमेंट में ये देखते हैं कि भाई इसकी इंट्यूबेशन मुश्किल होगी या आसान होगी। तो उसमें उसके जो है ये दांत देखते हुए कि इंसाइजर तो ज़्यादा इसका वो तो नहीं है। अगर नेक शॉर्ट है तो वो देखते हैं कि भाई जो है अगर इसकी नेक शॉर्ट है तो इसकी इंट्यूबेशन मुश्किल होगी। उसकी माउथ ओपनिंग देते हैं कि भाई माउथ इसका कितना खुलता है, दांत आर्टिफिशियल है या जो है अपने ओरिजिनल है, कोई दांत हिल तो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो कंसर्न लेते हैं पेशेंट से, और कंसर्न के बाद जो है पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है। जैसे ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये 7 जो है FR की हैं। कोड देखा, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, सही है। इसको ज़रा फोकस कर लो। ये जो है ये इसका कनेक्टर पीस है जो वेंटिलेटर से कनेक्ट होता है। ये बेलून है, इस बेलून में हम एयर भरते हैं तो ये यहाँ से इन्फ्लेट हो जाता है। ये इसके आगे ये बेलून लगा होता है, इसको जैसे हम फिल करते हैं तो उसमें एयर फिल हो जाती है। ये वहाँ जैसे ही अंदर जाता है तो उसके बाद हम इसमें एयर भरते हैं, और वो अंदर जाके जो है वो ट्रीकिया में स्टक हो जाता है, तो फिर ये डिसलॉज नहीं होता है वहाँ से। तो ये इसके ऊपर अलग अलग से मार्किंग दी हुई है, देखो 21, 23, 25 और 27 अलग मार्किंग दी हुई है। तो ये जैसे हमने ट्यूब डाल दी, ट्यूब डालने के बाद जो है फिर इसको हम कंफर्म करते हैं कि ये ट्रीकिया में है या नहीं है। तो कंफर्मेशन का ये तरीका है कि एक तो आप स्टेथ लगा के ऑस्कल्टेट करते हो कि भाई ये इंट्यूबेशन यानी कि ट्यूब ट्रेकिया में है या नहीं। अगर दोनों तरफ इक्वल एंट्री आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेकिया में नहीं है। इसके अलावा एपिगेस्ट्रम लेवल पे भी चेक करते हैं कि अगर वहाँ पे साउंड आ रहे हैं तो मतलब ये है कि ट्यूब जो है ट्रेकिया में है। इसके अलावा इसमें जो है वो फोग बनता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का वो बनता है, तो उससे हमें पता चल जाता है। दूसरी बात ये कि जो बंदा ट्यूब डाल रहा होता है तो वो खुद यानी कि क्लिनिकली ऑब्जर्व कर लेता है कि भाई ये ट्यूब मैंने कहाँ डाली, स्टमक में डाली है या फिर वो ट्रेके में डाली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंफर्मेशन का तरीका है। ये उसी वक्त यानी कि आप कंफर्म कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है कि जैसे सारी चीज़ें आपने देख ली, उसके बाद पेशेंट का एक्सरे होता है। तो एक्सरे में जो है वो कंफर्म होता है कि भाई ये ट्यूब कहाँ पे है असल में, तो उससे भी कंफर्म होता है। इसके अलावा ये इसमें ये एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है इसको कहते हैं रेडियो ओपेक लाइन। ये रेडियो ओपेक लाइन जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है
कि ये लाइन इस मकसद के लिए होती है कि जैसे हम एक्सरे में देखते हैं ना, तो ये लाइन हमें नज़र आती है, इस लाइन के अराउंड पर हमें चीज़ ये ट्यूब नज़र आती है। अगर इसमें ये लाइन नहीं होती तो हो सकता है ये ट्यूब हमें नज़र नहीं आती। ये लाइन बनाने का मकसद ये है कि ये हमें एक्सरे में वाज़े तौर पे नज़र आ सके। इसके अलावा जैसे आपको मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूँ कि आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। उसका मकसद ये है कि आपके अगर थ्योरी अच्छी होगी तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। जैसे 2 लंग्स है, एक तरफ 3 लोब है, एक तरफ 2 लोब्स हैं। जहाँ पे ट्रीकिया 2 हिस्सों में डिवाइड होता है उसको कहता है केराइना। उस केराइना से ये ट्यूब जो है 2 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए, या जो है ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल के बीच में, यानी कि इस जगह पे ऐसे होनी चाहिए। तो ये अगर इस जगह पे होगी केराइना से 2 सेंटीमीटर अबव, तो ये दोनों तरफ वेंटिलेशन इक्वल होगी। अगर इस ट्यूब को हम जैसे ज़्यादा अंदर डाल देते हैं तो ये 1 लंग वेंटिलेशन होगी, क्योंकि जैसे एक लंग तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, दूसरा थोड़ा सा एक साइड पे है, तो ये अब हम जो इसको जब ज़्यादा इंसर्ट करते हैं ना तो ये 1 लंग वेंटिलेशन होती है। तो इसको हम जो अगर केराइना से 2 सेंटीमीटर अबव रखेंगे तो दोनों तरफ वेंटिलेशन भी एक बराबर होगी। इसके अलावा इसमें जैसे एक ये पोर्ट है और एक ये वाला है, ये तो सीधा है। इसके अलावा इसको मर्फी आई कहते हैं, तो अगर ये वाली जगह बंद हो जाती है तो यहाँ से भी वेंटिलेशन हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जैसे हमने ट्यूब डाल दी तो इसको हम कितने में फिक्स करेंगे। फिक्सेशन का ये तरीका है कि बच्चों में तो एक फार्मूला है, एज डिवाइडेड बाय 4 + 2, तो उससे जो इक्वेशन आएगी, जो ट्यूब का साइज़ आएगा वो जो है उसके उस हिसाब से आप वो करते हो कि इतने नंबर की ट्यूब इसको लगेगी। ये याद कर लो, एज डिवाइडेड बाय 4 + 2, तो इससे जो रिज़ल्ट आता है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये फिक्सेशन का फार्मूला है। फिर जैसे हमने ट्यूब तो डाल दी, लेकिन ये है कि फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे अगर इस पे आता है कि भैया 21 या 23, तो उसी जगह पे हमने फिर इसको फिक्स करना है। लेकिन ये सिर्फ जो है पीड्स के लिए, यानी कि 15 साल से कम उम्र के लिए। अगर एडल्ट मेल है या फीमेल है तो उसमें 7, 7.5 या 8, 8.5, जो अमेरिकन होते हैं तो वो हाइट वेट उनकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ट्रेके भी इनका बड़ा होता है, तो उसमें 10 नंबर तक की ट्यूब भी डलती है। तो ये तो इंट्यूबेशन का तरीका हो गया, यानी कि जैसे इंट्यूबेशन हम पहले करते हैं तो उसके लिए हमारे पास सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। उसके लिए ये है कि हमारे पास एम्बो बैग होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो इंट्यूबेशन की एक पूरी ट्रे आती है, उसमें लेरेंजोस्कोप होता है। लेरेंजोस्कोप जो है 2 तरह के होते हैं, एक मैकिन्टोश और एक मिलर। जो कर्व वाला होता है तो उसको मिलर, वो मैकिन्टोश लेरेंजोस्कोप कहते हैं, वो एडल्ट में यूज़ होता है। मिलर वाला जो है वो बच्चों में यूज़ होता है। तो वो इंट्यूबेशन से पहले हमारे पास मसल रिलैक्सेंट होने चाहिए और सिडेशन होनी चाहिए। सारी मेडिसिन हम एक एज अ नर्स ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करके रखनी है। इसके अलावा क्रश कार्ड आपके साथ होने चाहिए कि अगर इंट्यूबेशन के दौरान मरीज कोलेप्स भी कर सकते हैं तो आपके पास क्रश कार्ड अवेलेबल हो कि इमरजेंसी जो भी ड्रग हो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हो। बैंडेज हो गई, सीजर हो गई, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि बेड साइड पे होनी चाहिए ताकि आपको इजीली एक्सेसिबल हो। ये जब जैसे इंट्यूबेशन हो गई, इंट्यूबेशन के बाद इस ट्यूब को सिक्योर कर लिया। सिक्योर करने के बाद इसको हम जो है वेंट से अटैच कर लेते हैं। वेंट से अटैच करने के बाद हम देखते हैं कि हाँ भाई वेंटिलेशन हो रही है नहीं हो रही। दोनों तरफ अगर जो है एयर इक्वल एयर एंट्री आ रही तो मतलब ये इंट्यूबेशन हो, ये वेंटिलेशन हो रही है। इसके अलावा इसकी फिर कुछ कम्प्लिकेशन भी है। कम्प्लिकेशन ये है कि जैसे हम ट्यूब डाल रहे हैं तो उस वक्त जो लेरेंजोस्कोपी करते हैं, लेरेंजोस्कोपी के दौरान कुछ कम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे दांत टूट जाते हैं या फिर जो है लोकल ट्रॉमा हो जाता है लिप्स में या टंग पे जो है कुछ ट्रॉमा हो जाता है, तो वो इसकी कम्प्लिकेशन हो गई। बाकी ये है कि जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब तकरीबन 1 हफ्ते या 1 हफ्ते से ज़्यादा पड़ी होगी तो उसके साथ जो है वो लेरेंजल एडिमा हो जाता है, ये बैलून जो है इन्फ्लेट होता है। अच्छा जी, मैंने आपको कम्प्लिकेशन बताई इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान, तो वो जो है इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान की इनकी कम्प्लिकेशन है। इसके अलावा बाद में जब पेशेंट को इंडोट्रेकियल ट्यूब डल जाती है तो उसके बाद भी कुछ कम्प्लिकेशन होती है। जैसे ट्यूब एक साइड पे पड़ी होती है तो वो जो है उसकी साइड चेंज करनी पड़ती है, वरना जो है वो पेशेंट को लोकल एरिया पे ट्रॉमा हो जाता है लिप्स के अराउंड। इसके अलावा ये है कि ये ट्यूब का अगर मटेरियल अच्छा होगा तो उसमें ये है कि उसके ब्लॉकेज के चांसेस कम होंगे, किंग होने के चांसेस कम होंगे और अच्छे तरीके से यानी कि पेशेंट वेंटिलेशन होगी। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। इसके अलावा जो है वो जैसे एक पेशेंट को ईटीटी ट्यूब डली होती है तो उसकी बहुत सारी कम्प्लिकेशन होती हैं। तो ये एक ट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान जो है कुछ कम्प्लिकेशन हो गई, कुछ बात की
तो इन चीज़ों का हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा जो है जैसे वेंट वाला पेशेंट होते हैं तो उसकी केयर बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। 45 डिग्री के एंगल पे आप उसका सर रखते हो, पोजीशन चेंज करते हो। तो इसके अलावा ताकि पेशेंट को बेड सोर ना हो, बेड सोर भी यानी कि वेंटिलेटर के पेशेंट में एक कम्प्लिकेशन होती है। जो प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन होती है तो उसमें अक्सर पेशेंट को बेड सोर बन जाते हैं, तो उस चीज़ों से भी आपने इनको बचाना है। इसके अलावा ये है कि अगर जो है कुछ चीज़ें अगर मुझसे मिस हो जाती है, कोई और दोस्त हो तो वो इसमें कमेंट्स के ज़रिए इसमें ऐड कर सकता है कि ये चीज़ें आपने मिस कर दी और ये इसमें ऐड होनी चाहिए, तो ये प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा ये है कि जैसे पेशेंट को ट्यूब डल गई, डलने के बाद जो है वो वेंटिलेशन सारी प्रॉपर हो रही है, तो एक ट्यूब यानी कि कितने टाइम तक जो है वो पड़ी रहेगी, तो उसका कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब पे हम पेशेंट को रखते हैं। अगर इस पेशेंट प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन होनी है तो फिर उसको हम एंडोट्रेकियल ट्यूब से चेंज करके एक और ट्यूब आती है ट्रेकेओस्टमी ट्यूब, तो उस पर हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन के लिए होते हैं, तो फिर उसके थ्रू हम इनको वेंटिलेट करते हैं।